अब ये आवाज़ और ये मांग हर उस खिलाड़ी के लिए है जिसने पीक पे आके अपने करियर को सिर्फ इसलिए त्यागा क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैं हर उस खिलाड़ी के लिए लड़ रही हूँ आज जिसने ये दौर देखा है या जो इस दौर से अभी गुजर रहा है। तो अगर सम्मान देना है तो सबको दीजिए। अब लोगों को ये लगता है कि मैं कोई मुद्दा बना के बैठी हूँ, मैं कोई मुद्दा बना के नहीं बैठी हूँ, मैं अपनी मजबूरी में बैठी थी। हमारे साथ इस वक्त दिलराज कौर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई, क्या इस तरह की परेशानी थी कि उन्हें एक सड़क के किनारे चिप्स पैकेट्स और बिस्किट बेचने की नौबत आ गई। पैरा शूटर की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, बहुत सारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया। आज स्थिति ये आ गई कि सड़क के किनारे बैठकर फुटपाथ में चिप्स और कुछ और दूसरा आइटम बेचना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। दिलराज कौर जी, ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं देखा कि कोई खिलाड़ी इस नौबत में आ जाए कि उसे अपना घर चलाने के लिए इस तरह का काम करना पड़े। ये क्या, कहाँ से स्थितियाँ बिगड़ी हैं, क्या परेशानी है? जब आपके सिर पे पिताजी का साया नहीं होता, आपके भाई भी नहीं रहते, आपके घर में कमाने का कोई साधन नहीं होता, आपको वो सम्मान नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हो, तो ऐसी नौबत आती है। क्या स्थिति है अभी घर में, कितनी परेशानी है? मैं और मेरी मम्मी रेंट पे रहते हैं। पापा सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन आती है, पेंशन किराए में, और जो हमारे जो पहले के जो लोन्स चल रहे हैं वो उसमें जाती है। महीने की 20 तारीख के बाद हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन हमें अब आर्थिक सहायता नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो किया है, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, पहली पैरा वुमन शूटर होने के नाते मैंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं और जो सम्मान मैं डिज़र्व करती हूँ वो नहीं मिला। कब से शुरुआत की आपने शूटिंग की, कहाँ से शुरुआत हुई और कितने गोल्ड आप लेकर आई हैं, कि कितने अवार्ड मिले हैं? जी, मैंने शूटिंग शुरू की थी 2004 में और स्टेट मतलब 15 दिन शूटिंग का मतलब सीखने के बाद पहला स्टेट का गोल्ड मेडल मेरे नाम का था 2004 में, 3rd स्टेट शूटिंग कंपटीशन। उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले। 2005 में पहला नेशनल गोल्ड मेडल था क्योंकि मैं भारत की पहली दिव्यांग महिला हूँ। तो मैंने जब भी, लड़के तो थे हमारी कैटेगरी में, लड़कियाँ नहीं थी, तो जब भी मैंने कॉम्पीट किया अपने इवेंट्स में, मैंने क्वालिफाई किया लड़कों के साथ, कॉम्पीट किया लड़कों के साथ, फिर मेडल जीता 2005 में नेशनल पहला। उसके बाद फर्स्ट इंडियन पैरा वुमन बनी। इंटरनेशनल खेला फर्स्ट 2007 में ताइवान में वर्ल्ड गेम से, 2009 में भी वर्ल्ड गेम से बेंगलोर में, 2015 में क्रोएशिया में शूटिंग का वर्ल्ड कप था, IPC शूटिंग का वर्ल्ड कप। 2018 में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स ने एक एजुकेटर कोर्स कंडक्ट किया था जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली मैं इंडिया की इकलौती और पहली वुमन कैंडिडेट थी। अब आप क्या चाहती हैं? अब आपको क्या लगता है कि सरकार से क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो मेरी ऐसी मतलब ये है कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। अब ये आवाज़ और ये मांग हर उस खिलाड़ी के लिए है जिसने पीक पे आके अपने करियर को सिर्फ इसलिए त्यागा क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरकार सम्मान देती है बट सरकार बाद में आके पूछती है कि आपके पास घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है। आप बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी सामने नहीं है, मतलब जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई शर्म के मारे, बट वो जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत लोग ऐसे जो कर्जा लेके भी स्पोर्ट्स का करियर कंटिन्यू मतलब जारी रखते हैं, बट एक टाइम के बाद आके सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो त्याग देते हैं। तो मैं हर उस खिलाड़ी के लिए लड़ रही हूँ आज जिसने ये दौर देखा है या जो इस दौर से अभी गुजर रहा है। तो अगर सम्मान देना है तो सबको दीजिए। हर वो खिलाड़ी जो डिज़र्व करता है खेल पॉलिसी के अनुसार नौकरियां, जो भी सम्मान, उसे दीजिए। बहुत सारे लोग अभी दिलराज कौर जी उत्तराखंड के हैं जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उनका एक सपना रहता है। अब तो पैरा ओलंपिक का भी आयोजन होता है, बहुत सारा सरकार पैसा खर्च करती है, उनको बाहर जाती है। बहुत अच्छा उत्तराखंड के लोग नाम भी कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक में भी बहुत अच्छा खासा किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो दिव्यांग घर में हैं, जो समाज में एक तरह से जिनको
एक तरह से हम कह सकते हैं ना, समाज से कटे हुए से दिव्यांग हैं, उनको आगे लाने के लिए अगर आपसे कोई संदेश आपको देना हो, आपको क्या भविष्य नज़र आ रहा है ऐसे लोगों का? मैं क्योंकि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ी हूँ, क्योंकि जब पैरा के शूटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं तो मैं एज एन ऑफिशियल भी अब जाती हूँ, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि मैं जाती हूँ। तो अच्छा लगता है जब मैं तो मतलब मेरे जैसे और मेरे से भी जो हायर डिग्री से जो डिसेबल लोग आते हैं, वो अपनी फिजिकल लिमिटेशन को पुश करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एक सपना, एक चमक उनकी आंखों में होता है कि यस दिस इज़ द थिंग जो उन्हें बाकी लोगों से अलग मुकाम देगी, एक अलग पहचान देगी। बहुत अच्छा लगता है जितना मुझसे सपोर्ट होता है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्पोर्ट्स की नॉलेज जितना मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं उन लोगों के साथ करती हूँ। और रही स्टेट की बात, तो मैं चाहूँगी एक बेटर पॉलिसी बने, एक बेटर एसोसिएशन यहाँ पे हो जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन चाहे किसी भी स्पोर्ट में हो, उनकी टैलेंट को पहचान के, जैसा हमारी IPC मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको उनके टैलेंट को पहचान के पॉलिश करके उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि हमारे जो मेडल टैली में हमारा जो स्थान है और उनका टैलेंट और जो मेडल टैली में जो स्थान है वो हम बेटर करें। कब से बैठी हैं आप यहाँ? जी बहुत दिन से बैठी हूँ, बट किसी की नज़र पड़ गई तो अब उन्होंने पहचान लिया। अब लोगों को ये लगता है कि मैं कोई मुद्दा बना के बैठी हूँ। मैं कोई मुद्दा बना के नहीं बैठी हूँ, मैं अपनी मजबूरी में बैठी थी, क्योंकि जहाँ पे हम लोग पहले बैठे थे वहाँ पे सेल नहीं थी। फिर किसी ने समझाया कि आप पब्लिक एरिया में बैठेंगी, जैसे ये पार्क वगैरह है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे सेल अच्छी होती है। तो अब सबको ये लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ बैठी हूँ या कोई और इंटेंशन के साथ बैठी हूँ। तो प्लीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरी सपोर्ट सिर्फ मेरी मम्मी है और कोई नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। ये हमारा खुद का डिसीजन था। हम लोग एक अच्छे एक्सपोजर के लिए बैठे थे, मतलब एक्सपोजर इन द सेंस कि हमारी सेल अच्छी हो, बस। कितनी सेल हो जाती है आपकी शाम तक? डिपेंड करता है कि कितनी हो जाए। कई बार 10-20 रुपये भी होती है, कई बार 250-300 भी हो जाती है। तो उससे तो घर तो आपका चलेगा नहीं, जो परेशानियाँ आपको हैं। सर मजबूरी है, मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। भीख मांगने से तो बेटर है ना। कोई सरकार की तरफ से कोई लोग आपसे आए, बात हुई किसी? नहीं, कोई नहीं। मतलब गणेश जोशी जी की बेटी आई थी, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो उनको लगा कि मुझे आर्थिक सहायता चाहिए, तो मैंने उनको मना किया कि हमें आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आर्थिक सहायता के लिए नहीं लड़ रहे। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो खेल मंत्री से मिलवाएंगी और वो मेरी बात आगे तक पहुंचाएंगी, बस। कब तक बैठी रहेंगी अब आप यहाँ पर? ये आपका काम कब तक चलते रहेगा? जी अब तो शुरुआत करी है, अब तो कोशिश करेंगे जितनी देर बैठ सकें। चलिए, तो ये थी दिलराज कौर। बेहद अफसोसनाक ये तस्वीरें हैं भारत के लिए, और आने वाले समय में ओलंपिक की तैयारी चल रही है। भारत के तमाम खिलाड़ी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। सर कवर कर लीजिए। एक सपना था जो, ये देखिए खरीदारी चल रही है, यहाँ सामने खरीदारी चल रही है। अखबार में आपके बारे में पढ़ा था। हाँ जी। मन ने कहा मैं आपके। कहाँ से आप हैं? मैं यही हूँ, लोकल ही हूँ। आपने इनके बारे में जाना क्या? हाँ, इनके बारे में अखबार में पढ़ा। हाँ। अफसोस हुआ। हाँ। मैंने कहा आर्थिक मदद करूँ। मेरी बेटी ने कहा आर्थिक मदद मत करना, वो सोचेंगे कि हम मेरे पे एहसान कर रहे, उनसे सामान खरीद लेना। क्या खरीदने आए हैं आप? बस जो इनके पास है सब खरीदूँगा, थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, तो देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही पता चल रहा है कि एक पैराशूटर हैं जो भारत का नाम बहुत ऊंचा कर चुकी हैं, बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत के लिए आई हैं, वो सड़क के किनारे बैठी हैं। अपना घर चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कर्जा लगातार उनके सर पर बढ़ता जा रहा है। वो चाहती हैं कि कोई किसी जगह उन्हें रोज़गार दिया जाए। एक लंबा समय उन्होंने देश के लिए खेली हैं, अपना समय दिया है, पहले से दिव्यांग हैं और अब परेशानी नहीं उठा सकती। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत के लिए नहीं आया। वो अभी बैठी हैं। उनका ये कहना है कि बहुत कम सेल हो रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।